हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ सर ए के पाठक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केयर एंड रीड। इस चैनल के माध्यम से मैं 10वीं कक्षा के फिजिक्स में फोकस और फोकस दूरी और गोलीय दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें, ये आज बताएंगे। ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें और साथ ही साथ सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, अपने साथियों में शेयर भी करें। तो आइए देखें फोकस। पहले फोकस क्या है? वैसे तो गोलीय दर्पण की फोकस की बात की जाए तो इसको हम एक परिभाषा देते हैं जो गोलीय दर्पण में तो अवतल और उत्तल दोनों आते हैं, तो दोनों को मिला जुला कर एक ही में परिभाषा हो जाएगा गोलीय दर्पण के। और फिर इसको हम अगर कोई पूछे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी या कहीं भी क्वेश्चन आ जाए अवतल दर्पण के फोकस के बारे में, फोकस दूरी नहीं सॉरी फोकस के बारे में, और उत्तल दर्पण के फोकस के बारे में, तो फिर अलग अलग भी इसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले गोलीय दर्पण की फोकस किसे कहते हैं? तो इसे एक आकृति की सहायता से आप समझ सकते हैं। इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। यदि हम एक आकृति बनाकर आपको समझाएं, अगर ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें तो अवश्य समझ जाएंगे। देखें बोर्ड पर, यह आपका है गोलीय दर्पण। ये हुआ अवतल दर्पण। इसका ये मध्य बिंदु जो है ध्रुव होता है और ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। चूँकि हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा चुके हैं, एक खोखले कांच के गोले का भाग होता है, इसलिए किसी भी गोला के केंद्र होता है जिसे हम वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जब इसे P कहते हैं और इसे C कहते हैं, जब C और P को मिलाएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अब फोकस के बारे में इस आकृति के सहायता से बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो फोकस की परिभाषा क्या है? किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पहले कम से कम 2 किरण बना लेंगे तभी से परिभाषित करेंगे। अब हो जाएगा। तो अब हम कहेंगे कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, देखिए ये भी समांतर है और ये भी समांतर है, दर्पण से परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखिए मिल रही हैं, जब मिलती हैं कहते हैं तो ये अवतल दर्पण के फोकस हो जाता है। यहाँ अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा स्पष्ट हो गया। लेकिन मैंने कहा क्या, एक ही में दोनों को हम डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए फिर हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। इसका ये ध्रुव है मध्य बिंदु, और चूंकि इसकी वक्रता इस ओर है इसलिए इसका सेंटर इधर होगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को P से मिला दिया। अब एक ये समांतर किरण है और एक ये समांतर किरण है। ये दर्पण से परावर्तन के बाद इधर मुड़ जाता है। ऐसे निकल जाता है और एक इधर मुड़ जाता है। ऐसे इधर से किरण आती है और इधर परावर्तित होती है। अब देखिए आप समझ जाएंगे। तो मैंने कहा कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए ये भी किरण आ रही है और ये भी किरण आ रही है। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखिए यहाँ मिल रही हैं, इधर से ये गया इधर से ये आया, दोनों यहाँ कट गया। तो और कहाँ पर, मुख्य अक्ष के बिंदु है ये। इसी तरह से यहाँ देखिए ये मुख्य अक्ष है और जब दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें दर्पण से परावर्तित होती हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ से ही आ रही है, यहाँ से आ रही है, इस बिंदु से आ रही है। इसलिए इसको परिभाषित किया गया कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम गोलीय दर्पण के फोकस कहते हैं। ये तो हो गया गोलीय दर्पण के। लेकिन अब रही बात अवतल दर्पण के। तो अभी मैंने बताया भी, फिर बता देते हैं। अब अवतल दर्पण के हो गया, किसी अवतल दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। तथा
उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। यह है उत्तल दर्पण का फोकस। और ये है अवतल दर्पण का फोकस। ये है अवतल दर्पण का फोकस। यानी ये हुआ कनकेव मिरर का फोकस और ये हुआ कन्वेक्स मिरर का फोकस। अब इसे हम गोलीय दर्पण के फोकस की परिभाषा लिखते हैं। गोलीय दर्पण का फोकस किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। यह हुआ आपका गोलीय दर्पण का फोकस की परिभाषा। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से आती किरणें भी यहाँ हम जोड़ सकते हैं या समांतर किरणें, ठीक है।
दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। ये हुआ गोलीय दर्पण का फोकस। अब हम अवतल दर्पण का फोकस अलग अलग बता सकते हैं। बता भी दिए, समझा तो दिए, लेकिन लिख भी देते हैं इसको। तो इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें हम समझाते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी है एफ पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस दूरी है और इसमें ये फोकस दूरी है। अब इसको हम हटाते हैं। अब आप लिखेंगे अवतल दर्पण का फोकस तो लिखा जाएगा कि किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को फोकस उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ये हुआ। अब हम लिखते हैं उत्तल दर्पण का फोकस। तो लिखेंगे किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष
के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। यही हुआ, ये आपका रहा अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आकृति बनाकर समझा दिया और समझाने के बाद फिर इसको लिख भी दिया, तो आप सभी 100% समझ गए होंगे और भविष्य में लाभ उठाते रहेंगे, उठाएंगे। अब हम आप लोगों को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना सिखाएंगे, या उसको कहा जाता है कि सिद्ध करें कि F = R/2। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक आकृति का प्रारूप देते हैं। ये जो है गोलीय दर्पण में तो दोनों दर्पण आते हैं, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी। तो अवतल दर्पण के द्वारा भी इसे साबित किया जा सकता है और उत्तल दर्पण के द्वारा भी इसे साबित किया जा सकता है। फिलहाल अभी अवतल दर्पण में देखें, फिर उसको भी बता दिया जाएगा। इसका मध्य बिंदु क्या हुआ? P हुआ, जिसे ध्रुव कहते हैं, और इसका एक केंद्र होगा जिसे हम C कहेंगे। P और C को मिलाइए, ये हुआ आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। PC को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब एक समांतर किरण खींचते हैं जो दर्पण के बिंदु B से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है, और मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब हम CB को मिलाते हैं, तो ये CB जो है बिंदु B पर लंब हो जाती है। लंब क्यों हो जाती है, ये भी प्रश्न उठता है यहाँ। तो आप लोग स्पर्श रेखा के एक
थ्योरम है, जिसे पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो अभी हम बता देते हैं कि यदि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। बस यही थ्योरम यहाँ भी काम करता है। और अगर यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच दे तो ये त्रिज्या है लंब होती है, इसीलिए इसे हम अभिलंब कहते हैं। बिंदु B के पर अगर एक स्पर्श रेखा खींचे तो ये जो है अभिलंब है, लंब है, इसलिए इसे अभिलंब कहते हैं। मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है स्पर्श रेखा के साथ। देखिए यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बनाया है। तो ठीक है, ये क्या है? ये त्रिज्या है। CB क्या है? त्रिज्या है। CP क्या है? त्रिज्या है। वही बात है, स्पर्श रेखा पर ये लंब होगा ही। तो अब देखिए, चूंकि ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये आपतन कोण हुआ और ये परावर्तन कोण हुआ, तो इसे हम I से व्यक्त करेंगे और इसे R से व्यक्त करेंगे। तो फिर ये भी कोण I हो जाता है। सॉरी, I से इसलिए व्यक्त करते हैं कि इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इंसिडेंस के पहला लेटर से I हुआ, रिफ्लेक्शन के पहला लेटर से R हुआ। तो ये तो परावर्तन के नियम से बराबर तो हो ही गया। अब ई भी दोनों बराबर है आपस में। क्यों? तो फिर हम ज्योमेट्री के थ्योरम में चलते हैं कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोणों के युग्म समान होते हैं। तो ये देखिए, ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये जो है तिर्यक रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये दोनों कोण एकांतर कोण हुआ, इसलिए ये I है तो ये भी I होगा। अगर इस किरण का नाम AB कर देते हैं तो अब कहेंगे कि कोण ABC बराबर कोण BCF। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हल या प्रमाण भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि एक छोटा द्वारक के अवतल दर्पण लेते हैं जिसका मुख्य अक्ष PC है, AB PC के समांतर एक किरण है जो
दर्पण के बिंदु B से परावर्तित होती है। इस प्रकार बने आकृति से इस प्रकार बने आकृति से अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ अब विशेष लिखने की जरूरत नहीं है। ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जितनी आती हैं दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से ही गुजरती हैं, ये एकदम निश्चित है, क्योंकि फोकस के परिभाषा मैंने बता चुका हूँ। अब कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ क्यों? प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये हो गया फर्स्ट। तथा कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ का है एकांतर कोण से, ये हुआ 2, 1 और 2 से हो गया कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। क्यों? 1 और 2 पर नज़र डालिए तो लेफ्ट साइड के देखते हैं क्या, ये दोनों जो है क्या है, कोण ए बी सी और कोण ए बी सी। तो इसलिए राइट साइड के दोनों बराबर होगा, क्योंकि कोण ए बी सी का मान भी है, कोण ए बी सी का मान भी है, तो दोनों बराबर होना मस्ट है। अब हम इन दोनों कोणों को बराबर साबित कर दिया, अर्थात I बराबर R यहाँ ऐसे हो गया। CBF मतलब ये कोण और BCF मतलब ये कोण। अब हम फिर ज्योमेट्रिक थ्योरम में जाते हैं। क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण समान हों तो उन कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। जैसे कि अगर ये एक त्रिभुज है और इसमें कोण B कोण C के बराबर है, तो इसका मतलब कि AB AC के बराबर है। तो ठीक इसी प्रकार हम लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC में, सॉरी ABC नहीं, BCF में BF बराबर CF,
BF बराबर CF। लेकिन बिंदु B P के बहुत ही निकट है, निकट होने का मतलब कि लगभग ये समपाती है, तब हम कहेंगे इसलिए BF बराबर PF। अगर इसको हम 3 दे देते हैं और इसको हम 4 दे देते हैं, तब यहाँ आ जाइए, तो लिखेंगे 3 और 4 से। परिणाम 3 और परिणाम 4 देखिए, क्या देखते हैं, BF के मान CF है 3 में, और 4 में BF के मान PF है। इसका मतलब कि दोनों बराबर है, तो लिखेंगे PF बराबर CF। अब चूंकि CP जो है या PC है, इसमें 2 पार्ट है, एक PF है और एक CF है। ये दोनों को जोड़ने पर ही PC प्राप्त होता है, तो लिखेंगे कि चूंकि PC इक्वल टू PF प्लस CF, अब PC इक्वल टू PF प्लस PF, इसको अगर हम 5 कर दे तो यहाँ लिख सकते हैं 5 से। कैसे हुआ, CF के बदला PF लिख दिया, क्योंकि 5 में देखिए CF के बराबर PF है। अब PF का मतलब क्या है, F है, मतलब फोकस दूरी है, और PC का मतलब क्या है, वक्रता त्रिज्या, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, अर्थात R से इसको व्यक्त किया जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, R कहेंगे। तो इसको लिखेंगे R और इसको लिखेंगे F प्लस F, मतलब हुआ R इक्वल टू 2F, इसलिए F इक्वल टू R/2, और यही सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं आप सभी ध्यान से देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे, और नहीं तो देखिए, सुनिए, समझिए, और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।